नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल मेरे साथ। दंगल में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से टिकटों पर रस्साकशी चल रही है। बात बीजेपी की हो या फिर बात कांग्रेस की, दोनों ही पार्टियों में टिकटों को लेकर माथापच्ची जारी है। तनाव भी देखने को मिल रहा है। किसी की भी लिस्ट अभी आउट नहीं हुई है क्योंकि लिस्ट में ट्विस्ट जारी है। इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली क्या कहते हैं, आज उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, एक बार वो सुनना भी जरूरी है। आइए सुनाते हैं मोहनलाल बडौली ने क्या कहा। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते 90 की 90 विधानसभा सीटें लड़वाने का काम करूंगा और मैं खुद चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। सीएम कहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं ये बता दीजिए। सीएम साहब लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। मोहनलाल बडौली ने कहा कि अभी 55 जो है सीटें उन पर बात हुई है, लेकिन सबसे अहम बात जो उन्होंने कही वो कही कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल से नहीं लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसी बीच एक इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट आ गया है इसी लिस्ट में। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्या कहा, अभी करनाल से उनका जो बयान है वो हमारे पास आया है, वो भी आपको सुनाते हैं। उसके बाद सीधा चलेंगे सुनीता दुग्गल के साथ, पूर्व एमपी बीजेपी की हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन उससे पहले नायब सैनी मुख्यमंत्री। नहीं, किसने कहा? ये मोहनलाल बडौली ने कहा आज शाम को नहीं कहा, दिल्ली में। नहीं मेरा बाइट है सर। क्या है? बोल दिया उन्होंने कि आप लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। मोहनलाल बडौली ने? हाँ जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने। देखिए, वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसको जानकारी मेरे से ज़्यादा है, क्योंकि अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर हमारे जो प्रत्याशियों ने अप्लाई किया था, सभी ने, हमने उसको एक सूचीबद्ध करके केंद्रीय नेतृत्व के सामने सभी का जो बायोडाटा आए थे उन बायोडाटा के बारे में केंद्रीय नेतृत्व को बताने का हमने काम किया है। अगला निर्णय वो पार्लियामेंट्री बोर्ड का है, वो जो निर्णय भी देंगे वो निर्णय हमें स्वीकार होगा। तो आपने सुना प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने क्या कहा और आपने सुना कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्या कहा। वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं करनाल से नहीं लाडवा से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि जो पार्टी फैसला करेगी मैं वही चुनाव लड़ूंगा। ना हाँ है ना है, यही तो लिस्ट में ट्विस्ट है जिसकी बात हम दंगल में आज कर रहे हैं। इसी बीच पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने क्या कहा वो भी सुनना जरूरी है। इससे पहले कि हम सुनीता दुग्गल के पास चले, अनिल विज ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, 55 नाम चुनाव जीतों की लिस्ट है और वो नाम देख के आप भी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर चुनाव जीतने जा रही है। बाकी नामों का भी जल्दी फैसला हो जाएगा। लिस्ट तो शायद देखो जब केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा वो आउट करेगा, लेकिन बीजेपी तीसरी बार फिर जीतने जा रही है। 35 सीटों के लिए कोई बैठक होनी हो कुछ नहीं, वो चल रही है, जैसे जैसे उस पर चर्चा चल रही है लगातार, और जैसे जैसे जिसकी आवश्यकता उसको बुलाया जाएगा, बात की जाएगी। तो ये थे अनिल विज जो खुद को गब्बर कहते हैं, लेकिन गब्बर के अंदाज में आज नजर नहीं आए। फिलहाल उनका कहना है कि 55 ऐसे नामों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन अभी बाकी के नामों पर चर्चा जारी है। आपको बता दें कि ये माना जा रहा था कि आज बीजेपी की लिस्ट आ जाएगी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि लिस्ट में तो अभी ट्विस्ट बाकी है, इसीलिए लिस्ट जारी नहीं हुई। कुछ नामों पर रस्साकशी भी चल रही है। सीधा रुख करेंगे हम पूर्व एमपी सुनीता दुग्गल का, जिनका नाम रतिया से भी आ रहा है। सुनीता दुग्गल, आप सुन रही हैं मेरी बात? तो लिस्ट में ट्विस्ट है, 55 नामों पर सहमति। क्या कहना है आपका? संभावित जो लिस्ट आई है उसमें जो नाम है आपका रतिया सीट से आ रहा है, इस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगी सुनीता दुग्गल।
नवजोत जी, देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और एक अनुशासित संगठन है। और इसमें एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत जो है वो नाम फाइनल किए जाते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पर, जो धरातल पर जो है, हमारे जो भी हमारे संगठन के कार्यकर्ता बंधु हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे एक रायशुमारी की। वो रायशुमारी जो है हमारे प्रदेश लेवल तक पहुंची और वहां पर जो हमारी प्रदेश की चुनाव समिति है, उस समिति के अंदर जो है सभी नामों के ऊपर डिस्कशन हुआ और उसके बाद 90 के 90 नामों के ऊपर डिस्कशन होने के बाद जो है वो पार्लियामेंट बोर्ड के अंदर आपने देखा होगा कि कल शाम को जो मीटिंग हुई थी, जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और सभी वरिष्ठ नेतागण वहां पर उपस्थित थे। और वहां पर जहां तक मुझे पता लगा है कि 55 नाम जो हैं उन पर ऑलमोस्ट जो है वो एक सहमति बनी है और सिंगल नाम जो है 55 नामों में है और बाकी जो बचे हुए हैं उनके ऊपर जो है फिर से जो है मंथन होगा और उसके बाद जो है उसमें फाइनल किया जाए। जी बिल्कुल, आपने वही बात कही जो अनिल विज कह रहे हैं कि 55 नामों पर सहमति बन चुकी है, बाकी के नामों पर अभी जो है मंथन जारी है। आपकी बात कर रही हूँ, क्या उन 55 नामों में आपका नाम है? मेरा सीधा सवाल है सुनीता दुग्गल, रतिया से आप चुनाव लड़ने की जो बात आपकी आ रही है, क्या ये सही है? नवजोत जी, देखिए जब नाम जो है लिस्ट बाहर नहीं आ जाती, कोई भी संभावित किसी भी तरह की लिस्ट जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक हमारी प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत जो है जो 55 नामों की लिस्ट है वो 1-2 दिन के अंदर अंदर सबके समक्ष आ जाएगी और किस कैंडिडेट को कहां से मैदान में उतारा जाएगा ये मुझे जी जो हो जाएगा। और क्योंकि आप देखिए कि इतने वरिष्ठ नेतागण हमारे दो हमारे प्रभारी हैं, एक चुनाव प्रभारी है, एक हमारे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रभारी हैं, उनके साथ एक एक इतने वरिष्ठ जो हैं, एक्स सीएम तक आप देखिए कि सह प्रभारी उनके साथ लगाए हैं। और इसके अलावा भी आप देखिए सौदान सिंह जी हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, वो सब के सब जो है और एक पूरी की पूरी प्रदेश की चुनाव समिति है, वो सब बैठकर उस पर मंथन करने के बाद जो है वो पार्लियामेंट बोर्ड में जो मैं समझ जो रही हूँ लिस्ट सुनीता गई है, दुग्गल, आप उसके कोई ऊपर अभी भी टिप्पणी नहीं करना चाहती, आप इंतजार करना चाहती हैं कि जब तक ऑफिशियली लिस्ट बाहर ना आ जाए, लेकिन आप चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा तो जाहिर कर रही है ना? नवजोत जी, मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता हूं, मैंने बिल्कुल किसी भी तरह की कोई अपनी इच्छा जाहिर नहीं की है। पार्टी संगठन अगर चाहेगा हाँ। कि मेरा अति अच्छी तरीके से कहीं पर जो है वो उपयोग किया जा सकता है, मुझे जो है कहीं से चुनाव लड़वाया जा सकता है, तो मैं पार्टी की एक अनुशासित सिपाही होने के नाते उनकी जो भी मेरे लिए आदेश होंगे उसको मैं सिर माथे पे रखूंगी। जी चलिए, बेहतर। लेकिन एक बात जो अभी निकलकर सामने आई कि अभी भी 35 ऐसी सीटें हैं जिन पर पेच फंसा हुआ है, जिन पर अभी भी मंथन जारी है। क्या ये वो 35 सीटें हैं? जिस तरह से अनिल विज कह रहे थे कि 55 तो वो चेहरे हैं जो जिन पर हम कॉन्फिडेंट हैं, तो क्या 35 वो हैं जहां पर संशय है, या फिर जगह बदली जा रही है, नए लोगों को उतारा जा रहा है, या वीक सीट्स हैं, या चैलेंजेस हैं? क्या कहना है आपका? नवजोत जी, आपने देखा होगा कि पिछली बार जो 2019 की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी हमारे पास जो है वो 41-41 विधायक थे। तो अब जो बाकी के जो बचे हैं उनके ऊपर अब की बार हमारे जो मेजोरिटी के साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बने माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, तो इसलिए हमारी जो कोशिश है वो ये है कि जो 35 जो हमारे जो है अब लिस्ट में जो नाम अभी बाकी हैं, वो भी इस तरह के एक से बढ़कर एक धुरंधर चेहरे जो हैं वो सामने आने चाहिए, ताकि हम पूरा चैलेंज देकर और ये जो है इलेक्शन चुनाव जो है वो लड़ सके और मेजोरिटी के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। कुछ खबरें इस तरह से आ रही थी, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, कुछ राजनीतिक गलियारों से ही खबरें आ रही थी कि कुछ ऐसे राज्य मंत्री भी हैं जिनकी टिकट कट सकती है, कुछ नए चेहरों पर भाजपा जो है इस बार दाव लगा सकती है। परफॉर्मेंस की बात है, एंटी इनकम्बेंसी की बात है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगी सुनीता दुग्गल? क्या यही वजह है? क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि जी भाजपा की बैठक हुई, उसके बाद तुरंत ही लिस्ट जारी हो गई, लेकिन इस बार बहुत टाइम लग रहा है। इसी की बैठक के बाद भी अभी लिस्ट 2 दिन के लिए रोक दी गई है। नवजोत जी, लगातार तीसरी बार जो है वो अगर आप सरकार बनाने की तरफ अग्रसर हो तो चैलेंजेस तो चुनौतियां तो होती हैं,
ऐसे उसमें आप ये देखिए कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ये कोशिश है कि हर नाम को बहुत बारीकी से माइन्यूटली जो है वो देखकर चेक करके और हर तरह के समीकरणों को ध्यान में रखकर उसके बाद जो है वो नाम फाइनल किए जाए और लिस्ट निकाली जाए। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि एक बार जो लिस्ट निकलेगी तो उसके बाद उसमें किसी तरह का कोई इफ एंड बट रहेगा। 55 नाम, जैसा कि आपने हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उन्होंने भी स्पष्ट किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट किया है, और उसके साथ साथ अनिल विज साहब जो है उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि वो ऑलमोस्ट फाइनल हो चुके हैं। जो 35 नाम है उन पे भी बहुत जल्द मंथन होने के बाद वो लिस्ट जो है वो भी तैयार हो जाएगी। चलिए, बेहद शुक्रिया सुनीता दुग्गल हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। सुनीता दुग्गल पूर्व MP, और इस बार संभावित जो लिस्ट आ रही है उनमें इनका नाम रतिया से चल रहा है। हालांकि सुनीता दुग्गल ने ये कहकर कुछ भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि मैं अनुशासित कार्यकर्ता हूं, जिस तरह से पार्टी फैसला करेगी वो ही मैं फॉलो करूंगी। लेकिन इनका नाम भी संभावित लिस्ट में रतिया से चल रहा है। वो संभावित लिस्ट भी हम आपको दिखाते हैं। लेकिन इसी बीच हमारे साथ पवन सैनी बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। पवन सैनी जी नमस्कार, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? हाँ नमस्कार नवजोत जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। पवन सैनी जी, लाडवा से मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने की खबर आई। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने खुले तौर पर कहा। इसी बीच मुख्यमंत्री का बयान आया कि नहीं मैं करनाल से लड़ूंगा। फिर उन्होंने कहा कि जिस तरह से, अगर मोहनलाल बडौली ने कहा है तो अगर जिस तरह से पार्टी जो डिसीजन लेगी मैं लाडवा से चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि लाडवा में पुराने आप विधायक रहे हैं, आपकी सीट है। क्या कहना है आपका क्विक रिस्पॉन्स? देखिए, हमारे दोनों नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री और मोहनलाल बडौली जी। उन्होंने जो कहा है उनके बयानों पे मैं प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो हमारी आधिकारिक तौर पर हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारा संसदीय बोर्ड है हमारा, जब तक वो लिस्ट जारी नहीं करता, वो डिस्क्लोज नहीं करता, घोषणा नहीं करता, तब तक मैं व्यक्तिगत रूप से उसको अच्छी तरह से तथ्यात्मक नहीं मानता। और जो उन्होंने बयान दिए वो अपने बयान का वो अपना जाने, उसका स्पष्टीकरण वो देंगे। मेरा मानना ये है, जब तक हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड घोषित नहीं करता सूची, वो तब तक मान्य नहीं है। चलिए, मान लिया आप बहुत सेफ, पवन सैनी आप बहुत सेफ चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपकी चुनाव लड़ने की इच्छा है, सीधा सवाल है मेरा आपसे। नवजोत जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा 75 वर्ष तक हमारा राजनीतिक कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकता है, तो मैं 75 वर्ष तक मैं एलिजिबल हूँ चुनाव लड़ने के लिए, मेरी इच्छा रहेगी। उसके बाद जहाँ सरकार ने, पार्टी ने कैप लगाया, उसके बाद नहीं लड़ूंगा। तो इच्छा में तो कोई दुराई नहीं है, मैं चुनाव लड़ने की इच्छा से ही अपना संगठन को मजबूत करने का काम मैंने लाडवा विधानसभा में किया है। तो पवन सैनी जी, अगर लाडवा से अगर मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं तो फिर कहीं और से आप चुनाव लड़ने की उम्मीद जताएंगे या चाहेंगे, या फिर आप पार्टी के सामने ये बात रखेंगे? क्योंकि लाडवा आपकी सीट रही है, लेकिन अगर करनाल से मुख्यमंत्री लाडवा से चुनाव लड़ते हैं तो क्या फिर कहीं आप और से चुनाव लड़ना चाहेंगे? क्योंकि चुनाव लड़ने की इच्छा तो आपने कहा, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है 75 साल तक आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। नवजोत जी, निश्चित रूप से जब चुनाव लड़ने जो है ना इच्छा जैसे मैंने कही है, तो पार्टी नायब जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं लाडवा से, तो पार्टी मुझे चाहे नारायणगढ़ से चुनाव लड़वाए, रादौर से चुनाव लड़वाए, कहीं से भी चुनाव लड़वाए। और ये मैंने अपना निवेदन की है, प्रार्थना की है, मैं नायब जी को यहाँ से जिता करके भेजें। जो फैसला किया है वो जो है ना सबके लिए सर्वमान्य है हमारा। हाँ। तो मैंने भी निवेदन किया, मुझे भी पार्टी नारायणगढ़ से नायब जी लड़ते हैं चुनाव, तो अगर वो लाडवा से लड़ रहे हैं, मुझे भी आशीर्वाद दे पार्टी। लाडवा से अगर मुख्यमंत्री यहाँ से हम जिता करके भेजेंगे तो मुझे भी चाहे रादौर से लड़वाए, चाहे जो है ना नारायणगढ़ से चुनाव लड़वाए, ये पार्टी तय करेगी जी। तो ये है पवन सैनी जो कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री लाडवा से चुनाव लड़ते हैं तो फिर मुझे नारायणगढ़ से
चुनाव लड़ाने की अनुमति दे या फिर पार्टी इस पे कंसिडर करे, इस पे विचार करे, क्योंकि किसी भी विधायक के लिए जो पूर्व में चुनाव लड़ चुका हो, पूर्व में विधायक रहा हो, उसके राजनीतिक करियर की एक बात हो जाती है, राजनीतिक सफर के पर यह सवाल खड़ा हो जाता है। चलिए पवन सैनी जी, बेहद शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। तो पवन सैनी जिन्होंने खुलकर अपनी बात रखी, जिन्होंने खुलकर कहा कि 75 साल तक चुनाव लड़ने की अनुमति प्रधानमंत्री भी देते हैं कि, और इसलिए मेरी भी इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ूं। अगर लाडवा से मुख्यमंत्री नायब सैनी चुनाव लड़ते हैं तो मुझे कहीं और से चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए। इसी बीच संभावित लिस्ट जो चल रही है भाजपा की, उसमें किन किन का नाम है एक बार वो भी देखना जरूरी है। अंबाला से अनिल विज, लाडवा से मुख्यमंत्री खुद नायब सैनी, कलायत से कमलेश ढांडा, लेकिन इस पर भी अभी संशय बरकरार। पलवल से गौरव गौतम का नाम आ रहा है, थानेसर से सुभाष सुधा, कैथल लीला राम गुर्जर, आदमपुर भव्य बिश्नोई, आदमपुर से भव्य बिश्नोई, हिसार से डॉक्टर कमल गुप्ता का नाम संभावित लिस्ट में है, लेकिन इस पर भी अभी संशय बरकरार है। पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा, पानीपत शहरी से संजय भाटिया का नाम संभावित लिस्ट में आ रहा है। इसराना से राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार, अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, इनका नाम इस लिस्ट में है, लेकिन इस पर भी कितना ट्विस्ट है आने वाले वक्त में क्लियर होगा। जींद से कृष्ण मिड्ढा का नाम आ रहा है, महम से दीपक हुड्डा, अटेली से राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव, जिन्हें राव इंद्रजीत काफी समय से लॉन्च करने की कोशिश में थे, इस बार वो प्रेशर पॉलिटिक्स कामयाब होती दिखाई दे रही है। लोहारू से जेपी दलाल, तो शाम से श्रुति चौधरी, श्रुति चौधरी किरण चौधरी की बेटी हैं। बावल से बनवारी लाल, सोहना से तेजपाल तंवर, रतिया से सुनीता दुग्गल का नाम, कलानौर से रेणु डाबला, पृथला से दीपक डाबर, बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा, फरीदाबाद से विपुल गोयल का नाम भी आ रहा है। पिछली बार इनकी टिकट कट गई थी, इस पर भी अभी संशय है, हालांकि संभावित लिस्ट में इनका नाम चल रहा है। नांगल चौधरी से अभय सिंह यादव, करनाल से जगमोहन आनंद और गोहाना से अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा पूर्व सांसद, ये भी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रख रहे हैं, इनका नाम संभावित लिस्ट में चल रहा है। चलिए रुक करते हैं हमारे कुछ खास मेहमानों का। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अनिल आर्या जुड़ गए हैं, राजवीर रोहिला हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और सुनीता कटारिया हैं हमारे साथ, कांग्रेस की प्रवक्ता। बीजेपी की संभावित लिस्ट पर सबसे पहले अनिल आर्या, आपका एक रिएक्शन जल्दी से। देखिए, बीजेपी की जो संभावित लिस्ट अभी घूम रही है, मुझे लगता है इसमें भी उठापटक होनी बाकी है। बिल्कुल, आज या कल जारी होनी चाहिए उसको। जी अनिल आर्या, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रही हूं। अनम्यूट कर लो। जी आप अनम्यूट करें अनिल आर्या, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो। चलिए अनिल आर्य के पास दोबारा से चलेंगे, राजवीर रोहिला के पास चलते हैं। राजवीर जी, ये जो अनिल आर्य, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ अनिल आर्य, कहिए, आपकी आवाज आ रही है, क्या कह रहे थे आप? आपने कहा कि लिस्ट में अभी भी ट्विस्ट बाकी है। लिस्ट में पूरा ट्विस्ट बाकी है अभी। 55 जो नाम है, भले ही वो फाइनल कर दिए गए हो, कहा जा रहा हो, लेकिन मेरी जानकारी ये बताती है कुछ नामों पर अभी चर्चा होनी बाकी है, और जो लिस्ट बनी है उसमें कुछ नामों में फेरबदल हो सकता है। दूसरी बात, एक बात और देखिए नवजोत, कि जो प्रेशर पॉलिटिक्स है एक दूसरे की, चाहे मनोहर लाल जी का अपना प्रभुत्व की बात हो या इस इलाके में राव इंद्रजीत की अपनी बात हो हिरवाल में, वो प्रेशर पॉलिटिक्स अभी भी चल रही है।
जैसे गुड़गांव में एक स्वामी धर्मदेव जी का नाम अभी तक आ रहा था कि शायद उन्हें टिकट दी जाएगी, पर स्वामी धर्मदेव ने आज बयान जारी करके मनोहर खट्टर जी को उन्होंने भेजा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। तो ये जो परिस्थितियां हैं वो बहुत कुछ चेंज करने वाली हैं। तो मुझे लगता है कि अगले 2 दिन में तो चीजें साफ होंगी, उससे बहुत कुछ पता चलेगा कि भाजपा तीसरी बार सत्ता में वापस आने के लिए कितनी गंभीर है और कितनी नहीं है। क्यों, एक एग्जांपल मैं और देता हूं आपको। अभी जैसे मेवात क्षेत्र की 2 सीटें हैं, नूह और फतेहपुर जिरका, वहां जो कैंडिडेट्स के नाम अब सामने आ रहे हैं कि इन कैंडिडेट्स को टिकट दी जा रही है, वो नाम जो नाम पहले थे उनसे अपेक्षाकृत कमजोर है। तो ये एक बार समझना होगा कि भाजपा ने किस एंगल से, किस समीकरण के तहत, किस उद्देश्य से प्रत्याशियों का चयन किया है। एक बार लिस्ट बिल्कुल फाइनल सामने आए तब मुझे लगता है बेटर होगा कमेंट करना। नहीं, वो तो ठीक है अनिल आर्या, लेकिन जैसे कई जगह पर कुछ नए चेहरे उतारने की बात हो रही है, कई जगह पर क्षेत्र बदलने की बात हो रही है। अभी पवन सैनी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री लाडवा से चुनाव लड़ते हैं तो मेरी इच्छा है कि पार्टी मुझे नारायणगढ़ या फिर किसी और क्षेत्र से चुनाव लड़ाए। ये जो चीजें हैं, यहां पर जो नाराजगी देखी जाएगी, जिन लोगों को हटाकर दूसरे लोगों को उतारा जाएगा, वो भी एक कहीं ना कहीं चैलेंज होगा, वो भले ही कांग्रेस हो या बीजेपी, ऐसे दोनों पार्टियों के लिए, कि ऐसे लोगों की जो नाराजगी है उन्हें कैसे रोका जाएगा। अनिल आर्या, क्विक रिस्पांस। नवजोत, दोनों पार्टियों में ये चैलेंज होगा और बड़ा चैलेंज होगा जी। इन फाइटिंग भी होगी, विद्रोह भी होगा, लोग बागी बनेंगे और दूसरी पार्टी में चुनाव भी लड़ेंगे। बिल्कुल, पिछली बार भी देखा और इस बार भी जननायक जनता पार्टी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, ये आंख गड़ाई बैठी है कि कहां विद्रोह और कहां टिकट दे पाए। ये बात आम आदमी पार्टी के साथ बिल्कुल, और मुझे लग रहा है आप सही कह रहे हैं, इस बार आम आदमी पार्टी ये नजरें लगाए बैठी है कि कहां से विद्रोह होगा, कौन से बागी नेता होंगे दोनों पार्टियों के बड़े और उनको कैंडिडेट्स बनाया जाए। नवजोत, आम आदमी पार्टी जी, आपकी आवाज भाजपा को फायदा देने वाला है। चलिए, राजवीर रोहिला, आपका क्विक रिस्पांस, क्या कहना चाहेंगे इस पूरी बात पर? नहीं, ये जो सोशल मीडिया पे जो लिस्ट आ रही है, इधर उधर घूम रही है, इसका कोई महत्व नहीं समझता मैं, क्योंकि जब असली तो लिस्ट जब आएगी जब ही पता चल पाएगा। एक बात, दूसरी बात, हमारे जो पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल विज जी, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया कि 55 मतलब जो नाम है हमने उनमें सिंगल नाम रखे हैं। लेकिन आज हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष श्री मुरली जी, उन्होंने बताया मीडिया में कि 1-2 दिन बाद हम फिर बैठेंगे, 1-2 दिन बाद हम फिर बैठेंगे और 1 तारीख की हमारी जिंदगी रैली है। तो मुझे लगता है रैली के बाद ही कोई लिस्टों का कोई आवागमन तय होगा, 1 तारीख से पहले कुछ नहीं वाला। लेकिन जो ये आप विद्रोह की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, मैं आपसे काफी दिनों बाद मिला हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह वाली कोई बात होने वाली नहीं है, क्योंकि ये पार्टी कार्यकर्ता पार्टी है। ये पार्टी में कोई विद्रोह वाला शब्द, राजवीर रोहिला, विद्रोह वाला शब्द ना मैंने इस्तेमाल किया ना अनिल आर्या ने। हमने बात की जो नाराजगी होगी अगर किसी को हटा के दूसरे को लाया जाता है, नाराजगी की बात की हमने। अनिल आर्या जी ने तो कहा विद्रोह होगा, नाराजगी है, वो कोई बात नहीं, सारी बातों को इकट्ठा कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं इस बात को। तो हमारी पार्टी कैडर आधारित पार्टी है। इस पार्टी में किसी कोई नेता का कोई ज्यादा नहीं, क्योंकि कितना बड़ा नेता वो है तो आखिर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। तो भारतीय जनता पार्टी मंथन से, चिंतन से अपना सभी जो लिस्ट है वो जारी कर देगी और हमें बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। कई बार क्या होता है कि भाई एक बड़ा नाम हो जाता है, हाँ ये तो इसको तो देगी पार्टी टिकट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मेरिट के आधार पर टिकट देगी और जो बड़े नाम है सम्मान उनका भी किया जाएगा। लेकिन जहां ये लगता है कि भाई राजवीर रोहिला, आपको रोक रही हूँ, बात वो है ही नहीं। खुलकर पवन सैनी ने कहा कि फिर पार्टी मुझे कहीं और से चुनाव लड़ाए। बात सिर्फ इतनी है कि जिनको हटाया जा रहा है वो अपनी बात खुलकर ये कहेंगे जरूर कि हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। चलिए आपके पास आएंगे। इसी बीच कांग्रेस प्रवक्ता को भी जोड़ना है। राजवीर रोहिला रुक जाइए, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता के पास जाने से पहले हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया का एक बयान सामने आया है जिसने कई तरह के सवाल राजनीतिक गलियारों में खड़े कर दिए हैं। एक बार वो सुनना भी जरूरी है, क्योंकि जहां बात बीजेपी की हो रही है वहां बात कांग्रेस की भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि जहां पर हम चुनाव देख रहे हैं वो बाइपोलर देख रहे हैं। जी सुनाते हैं आपको दीपक बाबरिया ने क्या कहा।
It is fine, perfectly okay, and I'm sure no MP candidate or MPs will be contesting these elections now, assembly elections. They are already MP, and anybody who wants to be the CM face, well, they can throw their hat in the ring post election results. जी हाँ, तो आपने सुना कि दीपक बाबरिया ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मौजूदा एमपी ऑलरेडी एमपी हैं, तो ऐसे में कोई भी एमपी चुनाव नहीं लड़ेगा। हालांकि कुमारी शैलजा ने ये इच्छा जाहिर की थी कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हूं, क्योंकि उनकी भी हसरतें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं और मुख्यमंत्री बनने की हैं, और गुटबाजी और खींचतान हम कांग्रेस में भी देख रहे हैं। लेकिन दीपक बाबरिया के इस बयान ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। जहां उन्होंने कहा कि कोई भी एमपी चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने ये कह के बॉल ओपन कर दी, कोर्ट ओपन कर दिया, बॉल दूसरे की कोर्ट में फेंक दी कि चुनाव के बाद कोई भी अपनी इच्छा जाहिर कर सकता है, वो इस रेस से बाहर नहीं है, वो इस रेस में है। सुनील कटारिया, क्या कहना है आपका इस पर? जी नमस्कार नवजोत जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी देखने सुनने वाले सभी दर्शकों को भी नमस्कार। और दीपक बाबरिया जी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि जो भी राज्यसभा या लोकसभा के सांसद हैं उनको पूरे हरियाणा में अपनी पार्टी की नीतियों का प्रचार और प्रसार करना होगा, और उसके बाद अगर उसके बावजूद भी कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो वो खड़गे जी से हाईकमान से मिलकर अपनी इच्छा जाहिर कर सकता है, और अगर वहां से उनको हरी झंडी मिलती है तो वो इलेक्शन लड़ सकता है। एक बात। दूसरी बात ये है कि जहां तक वो अभी अभी सांसद बन के आए हैं उनको जो है चुनाव में मदद। सुनील कटारिया जी, जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही वो भी तो, उस पर भी तो टिप्पणी कीजिए ना कि मुख्यमंत्री की रेस से कोई बाहर नहीं है, मुख्यमंत्री बनने की अपनी वो बात रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं। देखिए जितने भी विधायक चुन करके आएंगे वो विधायक अपना एक विधायक दल का नेता वो लोग चुनेंगे, और तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि कांग्रेस बिना सीएम फेस डिक्लेयर किए हुए चुनाव में जा रही है। आप इस बात पर क्लैरिटी देंगे सुनील कटारिया? ये तो जी जी ये तो बहुत पहले से ही डिसाइड हो चुका है कि कांग्रेस किसी सीएम फेस पे चुनाव नहीं लड़ रही है। हम पार्टी की नीतियों पे, पार्टी के प्रचार, जो हमने मैनिफेस्टो तैयार किया है, हम मैनिफेस्टो पे चुनाव लड़ रहे हैं, और मैनिफेस्टो भी सामने आ जाएगा। और हमारे यहाँ जो है एक पार्टी में एक सिस्टम है, सिस्टम के अनुसार हम चुनाव लड़ रहे हैं, और हाईकमान के हाथ में है। विधायक दल का नेता वो लोग चुनेंगे, और उसके बाद हाईकमान उसको जो है मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसमें सबके दरवाजे खुलेंगे, और यहाँ पर हर आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। ब्रेक का वक्त है, लेकिन आपका बहुत ही छोटा सा कमेंट इस पर कि सुनील कटारिया भी ये कह रहे हैं कि हम बिना सीएम फेस के चुनाव में उतरेंगे और इसके लिए कांग्रेस तैयार है। देखिए कांग्रेस की जो इनफाइटिंग है, हाँ, किरण चौधरी तो छोड़ के चली गई, लेकिन अब हुड्डा वर्सेस शैलजा जो इनफाइटिंग चल रही है, और शैलजा बार बार इस बात को कह चुकी है, मंशा जाहिर कर चुकी है, तो मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। हाँ। और यही वजह है कि उन्होंने कहा मैं विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। तो ये जो कांग्रेस का उहापोह है, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे 2004 में चुनाव जीते थे चौधरी भजनलाल के नाम पर और मुख्यमंत्री बना दिया गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव में उतर तो रहे हैं हुड्डा साहब के बलबूते पर, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हम सीएम फेस डिक्लेयर ही नहीं कर रहे, ये एक बड़ी बात है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। हाँ। बिल्कुल डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो परसेप्शन है, राजनीति में परसेप्शन बड़ा काम करती है। Exactly, परसेप्शन ये है हरियाणा में कि अगले सीएम दीपेंद्र हुड्डा बनेंगे, ये परसेप्शन है। इस परसेप्शन के दम पर जो कांग्रेसी है, खासकर जो हुड्डा का प्रभाव क्षेत्र है, उनके जो वर्कर हैं या जो जाट समुदाय है, वो कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए, आपने बड़ी बात की है अनिल आर्या, यही तो मैं कह रही हूं कि सिर्फ जो लिस्ट में ट्विस्ट नहीं है, पूरी राजनीति ही राज की नीति बनी हुई है। बीजेपी और कांग्रेस में टिकटों को लेकर रस्साकशी जारी है। अभी भी जो पेच है वो कुछ सीटों पर फंसा हुआ है,
कांग्रेस में जहां हम गुटबाजी देख रहे हैं, दो धड़े बटे हुए हैं, इसी तरह से बीजेपी में प्रेशर पॉलिटिक्स से भी नजरअंदाज हम इसको नहीं कर सकते। मेरे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। राजवीर रोहिला हैं बीजेपी प्रवक्ता, सुनील कटारिया हैं कांग्रेस से, और अनिल आर्य हैं वरिष्ठ पत्रकार। अनिल आर्य, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, अनिल आर्य क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? म्यूट है। चलिए सुनील कटारिया के पास चलेंगे। सुनील कटारिया जी, जिस तरह से ब्रेक से जाने से पहले अनिल आर्य ने कहा कि ये एक बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाएगी कांग्रेस के आगे, क्या कहना है आपका? कोई चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं है। हमारी पार्टी सिद्धांत वाली पार्टी है। इसमें जो है हाईकमान से जो आदेश आए हैं सब उसको फॉलो करते हुए चुनाव लड़ेंगे। और अनेक दावेदार, दोनों पार्टियां कहती हैं कि कोई नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों ने तो चुनाव लड़ने से मना कर दिया, और सेठ सीट के लिए खुद मुख्यमंत्री जी भी कभी करना सोचते हैं, कभी लाडवा। और मेरे को तो ये नहीं समझ जो है अपना गहना पता किया है कि यहाँ से क्या पोजीशन रहेगी। वो एक सेठ सीट की तलाश में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता राजवीर रोहिला, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी राजवीर जी कहिए। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मुख्यमंत्री नायब सेठ जी ने अभी करनाल में मीडिया से बात करते हुए रोड शो के दौरान कहा है कि मैं करनाल से ही, वो बाइट हम सुना चुके हैं, वो बयान राजवीर रोहिला हम सुना चुके हैं। मुख्यमंत्री ने जो करनाल में कहा, उसके बाद उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो पार्टी फैसला करेगी वो मुझे मान्य होगा। वो बयान हम सुना चुके हैं। आप कुछ कांग्रेस पे कहना चाह रहे थे शायद, राजवीर रोहिला? कांग्रेस का तो ये है कि इन्होंने जो शैलजा जी को मतलब खत्म करने की साजिश रची है, ये कोई छोटी बात नहीं। इससे पहले भी हुड्डा साहब ने बहुत से नेताओं को निपटाया है, राव इंद्रजीत से लेकर आर्य किरण चौधरी तक। ये लंबी फहरिस्त है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, जो उनके साथ से में फिट नहीं बैठता उसको वो पैदल करने की पूरी कोशिश करते हैं। राजवीर रोहिला, जहां तक नाराजगी की बात है, वो कांग्रेस और भाजपा दोनों में इस वक्त कुछ लोग नाराज नेता चल रहे हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक मिनट आपके पास आती हूँ। इसी बीच आफ्ताब अहमद, डिप्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आफ्ताब अहमद जी नमस्कार, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? आदावर आ रही है जी। आफ्ताब अहमद जी, जो बात कांग्रेस पर भारी दीपक बाबरिया ने कही कि कोई भी एमपी चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मुख्यमंत्री की रेस से बाहर है, ये बात कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े करती है, क्या कहना है आपका? कांग्रेस पार्टी में पहले से ही एक परिपाटी है कि जब विधायक चुन के आएंगे तो उसके अपनी लेजिस्लेचर पार्टी में जो अपना नेता चुनेंगे, और सेंट्रल लीडरशिप जो है वो जो नाम को प्रपोज करेगी उसको जो है मुख्यमंत्री जो बनाया जाता है। तो ये तो पहले से ही है, उसमें कोई लेकिन ये है कि उन्होंने ये कहा है सांसद जो चुने गए हैं लोकसभा के चाहे राज्यसभा के, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो कांग्रेस क्या बिना सीएम फेस डिक्लेयर किए हुए चुनाव में उतर रही है? वो तो आपके सामने है ही, जो उन्होंने बयान ये भी दिया कि कांग्रेस बिना जो है कांग्रेस जो है लड़ने हरियाणा में। तो आफ्ताब अहमद जी, इसको लेकर तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह से बीजेपी अपना सीएम फेस डिक्लेयर करके चुनाव में उतर रही है, कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ जाएगी? जब 2014 में बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया, सत्ता में आई थी, तो ना कोई सीएम फेस था, नहीं ना ही उनका कोई किसी तरीके का कोई उन्होंने अनाउंस किया था। ये तो पार्टियों में अपने चलता रहता है जैसे जैसे स्थिति होती है। और जो गुटबाजी की बातें होती हैं, दो धड़ों में डिवीजन की बातें होती हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? कोई चैलेंज देखते हैं? नहीं, कोई किसी कराएगा। कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी या धड़ेबंदी नहीं है। सब कांग्रेस में सब एक हैं, और सब मिलकर जो है हरियाणा की जनता के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने कुशासन दिया है, जो जन आक्रोश है, उसमें मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए काम करें। चलिए, बेहद शुक्रिया आफ्ताब अहमद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। आफ्ताब अहमद, हालांकि हर पार्टी का नेता यही कहता है कि हमारी पार्टी बेहद अनुशासित है,
कोई गुटबाजी नहीं है, कोई मनभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, हम सब एकजुट होकर चुनाव में उतर रहे हैं और कहना भी यही चाहिए, शायद ये ज़रूरी भी है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से टिकटों को लेकर और कुछ जगह पर सीटों को लेकर दोनों पार्टियों में रस्साकशी जारी है, उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। अनिल आर्या, योर क्विक रिस्पॉन्स, जो आफ्ताब अहमद ने कहा, जो राजवीर रोहिला कह रहे हैं और जो सुनील कटारिया पहले कह चुके हैं, या फिर जो प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा? देखिए, जो आफ्ताब कह रहे थे बात, अभी इस बात में कोई दो राय नहीं है। आपने भी कहा कि पार्टी आला कमान जब मीटिंग होगी विधायक दल के नेता चुना जाएगा, वही होगा। लेकिन इसमें हकीकत यह है कि पार्टी आला कमान एक नाम लिख के भेज देती है कि इसी को सीएम बनाना है, और विधायक दल की कितनी बैठक आप कर लीजिए, विधायकों से कितनी बात कर लीजिए, होगा वही जो आला कमान चाहेगी। हरियाणा के सीएम के लिए भी चाहे भाजपा की सरकार आए चाहे कांग्रेस की सरकार आए, होगा वही जो आला कमान चाहेगा। भाजपा तय कर चुके हैं नायब सैनी का नाम, लेकिन उसके ऊपर भी बवाल हुआ था कि नायब सैनी का नाम पहले क्यों बोल दिया गया। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, क्योंकि शैलजा बड़े मुखर ढंग से बात कह चुकी हैं कि वो विधायक का चुनाव लड़ेंगी और वो मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। वीरेंद्र सिंह की भी कहीं ना कहीं दबे मन ये इच्छा है कि वो मुख्यमंत्री बने। इन सब हालातों में चाहे कांग्रेस कुछ ही कहे, लेकिन ये बात तय है कि प्रदेश में खासकर जो जाट समुदाय है वो ये मान के चलता है कि जो अगला सीएम बनेगा वो दीपेंद्र हुड्डा बनेगा। और ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो इनफैक्टिंग है, उससे पहले तो ये तय हो कि शैलजा अपने कितने समर्थकों को टिकट दिला पा रही है, और दीपेंद्र हुड्डा, ये जो बात आपने कही है अनिल आर्या, कौन अपने समर्थकों को कितने टिकट दिला पाता है, वो भाजपा की बात आपने कही थी कि दो गुट आपस में आमने सामने हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स भी देखने को मिल रहा है, वही सूरत हाल कांग्रेस में भी देख रहे हैं। इसी बीच जो आपने बात कही कि अपने समर्थकों की जो बात कर रहे हैं, देवेंद्र बबली जो जेजेपी को छोड़कर कांग्रेस में जाने की इच्छा रख रहे थे और रख रहे हैं और शैलजा के करीबी माने जाते हैं, जो पहले भी कांग्रेस में थे, उनको लेकर हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया ने क्या कहा, ये भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। वो कल आए थे, मुझसे मिलने आए थे, और मैंने उनको स्पष्टता की है कि हम ये मौके पे हम उनको एकोमोडेट नहीं कर सकते हैं, फिर भी वो ट्राई कर सकते हैं। और क्योंकि वो अभी कांग्रेस के सदस्य भी नहीं है, तो मैंने कहा था कि देन आई कैन नॉट एंटरटेन एनीथिंग, और फिर भी वो जो है प्रदेश अध्यक्ष का अप्रोच कर सकते हैं। आपने सुना प्रभारी दीपक बाबरिया ने क्या कहा था देवेंद्र बबली को लेकर। देवेंद्र बबली पूर्व पंचायत मंत्री जजपा के साथ थे, वो छोड़ चुके हैं पार्टी, कांग्रेस में आने के इच्छुक हैं। लेकिन इसके बीच मेरी खुद देवेंद्र बबली से बात हुई और उन्होंने ये कहा कि हाँ, मैं मिला था, रास्ते बंद नहीं हुए हैं, मैंने खुलकर जो है कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में मदद की है और मुझे आश्वासन दिया गया है कि ऊपर बात की जा रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे टिकट मिलेगी। और वो लगातार जो है संपर्क में हैं, जो आप नजदीकियों को टिकट दिलाने की बात कर रहे थे। अनिल आर्या, क्विक रिस्पांस, यही जोड़ तोड़ की राजनीति देखने को मिल रही है। उन्होंने बड़ी डिप्लोमेटिक बात कही है। देखिए, तकनीकी तौर पे देवेंद्र बबली आज कांग्रेस के सदस्य नहीं है, हाँ। तो दीपक बाबरिया इस बात को कैसे ऑन कर ले कि देवेंद्र बबली को टिकट दी जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहे तो प्रदेश अध्यक्ष को मिल ले। और राजनीति में हमने देखा है कि आधा घंटे पहले भी पार्टी में शामिल हुए और टिकट दे दी गई। रंजीत चौटाला के साथ भी ऐसा हुआ, उससे पहले भी ऐसा हो चुका है। तो ये कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि कांग्रेस देवेंद्र बबली को टिकट नहीं देगी। मुझे लगता है कि देवेंद्र बबली को कांग्रेस टिकट देगी, ये बहुत माइनर सा सवाल है, इसको निपटा लिया जाएगा, चाहे वो शैलजा के नजदीकी हो चाहे हुड्डा के नजदीकी हो। सिर्फ इतनी है कि अपने अपने लोगों को टिकट दिलाने की जो कवायद चल रही है अनिल आर्या, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, वही तो सारा ट्विस्ट है, वही तो माथापच्ची हो रही है, उसी पर तो रस्साकशी चल रही है। और उसके बीच ये चैलेंज भी है कि सत्ता हासिल करनी है और सत्ता हासिल करने के लिए विनिंग कैंडिडेट का होना भी जरूरी है। 10 सेकंड में आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी अनिल आर्या। और कर दूं आपको, अभी तो कांग्रेस भी इस बात को देखेगी, अगर कोई बड़ा कद्दावर नेता भाजपा का बागी होकर छोड़कर आता है या बागी होता है,
तो और कांग्रेस का कैंडिडेट वह कमजोर हुआ तो कांग्रेस उसको भी अडॉप्ट करने में देर नहीं लगाएगी। बिल्कुल, ये तो रास्ते सबके लिए खुले हैं। जिस तरह से भाजपा के लिए भी, भाजपा भी भारियों पर दाव लगा रही है, कांग्रेस के रास्ते भी खुले हुए हैं। आम आदमी पार्टी का जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं कि आम आदमी पार्टी के पास भी चेहरे नहीं है, वो भी इस इंतजार में है कि जिनको टिकट नहीं मिलेगा बीजेपी या कांग्रेस में और जो बागी होंगे उनको लेकर आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरेगी। यही सूरत हाल पिछली बार के चुनाव में जजपा ने किया था और इस बार हम गठबंधन की राजनीति भी देख रहे हैं। फिलहाल यही तो है राज की नीति जो इस चुनावी मौसम में देखने को मिल रही। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जिस तरह से टिकटों पर रस्साकशी जारी है और जो लिस्ट है इसमें ट्विस्ट अभी भी जारी है, इस पर जल्द ही पर्दा उठेगा। फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।